हेलो एवरीवन, आप सभी का सजानपुर स्टूडेंट कॉर्नर पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 12th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इस समय बच्चों के माइंड में है कि अब हमें करना क्या है, अब आगे हम कहाँ एडमिशन लें जिससे हमें सक्सेस लाइफ में मिले। तो आज हम लोग वीडियो इसी पर बनाने जा रहे हैं और हमारी वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है कोर्स की एनालिसिस करना और उनके बेनिफिट्स को समझना कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतर रहेगा जिससे हम लाइफ में कुछ आगे करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि 12th के बाद हम करें क्या। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 स्ट्रीम्स होती हैं जिनके साथ आप 12th करते हैं। बेसिकली 3 होती हैं, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स और साइंस। यहाँ पर जो मैंने मेन सब्जेक्ट इनके साथ रहते हैं उनको मेंशन किया है। साइंस को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पीसीएम और पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पीसीएम ग्रुप कहेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को हम लोग पीसीबी ग्रुप कहते हैं। जो कॉमर्स है उसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे सब्जेक्ट्स और भी होते हैं पर जो मेन्स है, जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो आपके ये रहते हैं। तो ऐसे ही आर्ट्स में रहते हैं। अब ये 3 स्ट्रीम्स के साथ आप लोग किसी न किसी एक में लाई करते होंगे, तब आपको कौन सा कोर्स आगे करना चाहिए इसकी एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसी क्रम में साइंस स्ट्रीम की। अगर आप साइंस स्ट्रीम के साथ हैं, यानी आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ रही हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रही हो, तब आपके पास पहला ऑप्शन रहता है बच्चों के पास पॉलिटेक्निक करने का। देखिए, पॉलिटेक्निक को हम लोग गांधी टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी जीटीआई के नाम से भी जानते हैं और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है। अब कुछ लोग जो है एक टेक्निकल हैंड लेना चाहते हैं, है ना, यानी कि वो कम समय में ही अर्निंग अगर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से डिप्लोमा ले सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक हमें डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है, ये डिग्री कोर्स नहीं है। 12th के बाद भी होता है और 10th के बाद भी होता है, पर हम लोग यहाँ 12th की बात कर रहे हैं। तो 12th के बाद कुछ लिमिटेड ही कोर्स ये कराता है और डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। ये इसको डिग्री कोर्स नहीं कहा जाता, ये सिर्फ डिप्लोमा देता है। अब जैसे डिप्लोमा कौन कौन से हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग में हो सकता है, ऑटोमोबाइल में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, फैशन में हो सकता है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी ये डिप्लोमा देता है। और भी है पर ये मेन थे, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब जीटीआई करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, इस चीज़ को हम लोग इसकी यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, यानी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ये मेरिट के बेस पे नहीं होता है, इसमें आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी एंट्रेंस देने के बाद रैंक बनती है और रैंक के बाद आपको ट्रेड मिल जाती है। जैसे किसी बच्चे के लिए अगर ट्रेड में मान लीजिए उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए थी और उसमें 10 सीटें हैं और उसकी रैंक 12 है और शुरू के 10 बच्चों ने ही अगर कंप्यूटर साइंस ले लिया है तो 12वीं रैंक वाले को कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगी। मतलब जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को चॉइस कर सकते हैं। अच्छा, अगर 2020 के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इसकी मई लास्ट में इसकी फॉर्म डेट थी, मतलब मई लास्ट तक इसके फॉर्म फिल किए गए थे। अगर अब तक आप फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं तो अब जुलाई आ चुकी है, अब फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं और इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो सितंबर में है। तो जिन बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है वो अच्छे से तैयारी करें और ये एक अच्छा आपके पास कह सकते हैं ना, एक अच्छा आपका आइडिया है कि आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये जीटीआई जो है ये कह सकते हैं एक ऐसा पाथ है जो आपको जल्दी इंजीनियरिंग की तरफ ले जा सकता है। इसके बाद बीटेक करने में भी आपको आसानी हो सकती है। कुछ बच्चे जीटीआई के बाद बीटेक करना चाहते हैं जिससे उनकी नॉलेज और इंक्रीज कर जाती है और उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग करेंगे दूसरी चीज़ की। अगर आप फिर से साइंस स्ट्रीम में हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है डायरेक्ट बीटेक करने का। पर बीटेक जो है, देखिए बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये 4 ईयर का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये। और इसमें आपको बता दें कि बीटेक 2 तरीके से होता है। एक तो ये कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराता है पहले उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इस तरीके की इंजीनियरिंग ये यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। पर बीटेक में एडमिशन लेना ये अपने आप में एक बात है। मतलब अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या आपकी मैथ्स साइंस वगैरह अच्छी है तो आप इसमें एडमिशन ईजिली ले सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको 2 तरीके आते हैं, यानी इसके अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो जेई के थ्रू यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके थ्रू आप जो है बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं, मेंस और एडवांस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और दूसरा है स्टेट वाले पेपर, जैसे कि हम लोग अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो बात करेंगे यूपीटीयू की, ठीक है ना। पहले इसका नाम यूपीटीयू था, अब इसका नाम हो गया है उत्तर प्रदेश स्टाफ इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो
ये समझ लीजिए आप कि जेई मेंस और यूपीटीयू दोनों के थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हैं। दोनों में एंट्रेंस एग्जाम होता है और जो जेई मेंस होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, यानी आपको मेंस और एडवांस दोनों पड़ेगा देना। लेकिन यहाँ पर यूपीटीयू यानी कि अगर आप स्टेट एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर आपको देना पड़ता है, दोनों में ही रैंक बनेगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जेई के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में और ट्रिपल आईटीज़ में। ट्रिपल आई से मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है ना, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉर्म डेट जो थी वो 7 फरवरी से 12 मार्च थी जेई की, और एग्ज़ाम डेट 1 से 6 सितंबर के बीच में बताई जा रही है। वहीं पर यूपीटीयू के लिए फॉर्म डेट 27 जनवरी से मई लास्ट तक थी और एग्ज़ाम डेट 20 सितंबर को बताई जा रही है। अगर आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं तब फिर आप इन एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ सकते हैं, और अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए यही 2 प्रोसेस अच्छी हैं जहाँ से वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ले सकते हैं। एक बीटेक और भी होता है जो प्राइवेट कॉलेजेस डोनेशन के अकॉर्डिंग करा लेते हैं, है ना, पर वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उसका कोई स्कोप नहीं है, आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे और आप एक अच्छे कह सकते हैं ना, एक अच्छे इंजीनियर तो बन सकते हैं पर आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग बीएससी की। अगर आप बीटेक भी नहीं करना चाहते हैं, जीटीआई भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप बीएससी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, बैचलर ऑफ साइंस। ये भी एक डिग्री कोर्स है, कहीं पर 3 साल का और किसी यूनिवर्सिटी में 4 साल का होता है। इसके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिक्स ले सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले सकते हैं। तो ये 3 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इससे बीएससी आप कर सकते हैं। कहीं कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स भी कराई जाती है, उसमें किसी सब्जेक्ट को स्पेशलाइजेशन दिया जाता है, तो इसीलिए कोर्स 3 साल या 4 साल का हो जाता है, ठीक है ना। बीएससी के बाद बात करते हैं हम लोग बीसीए की। अगर आप पीसीएम या पीसीबी ग्रुप से हैं तो आपके पास एक ऑप्शन कंप्यूटर का भी रहता है, यानी इसको कहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट 3 इयर्स कोर्स है और कंप्यूटर में देखा जाए कि बहुत बेस्ट कोर्स होता है, पर इसकी एक डिमेरिट ये है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा कारगर है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं बीसीए करने के बाद तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसकी ड्यूरेशन 3 साल की है और ये टेक्निकल कोर्स है, जैसा मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, लेकिन जिन लोगों को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है उनके लिए कोर्स काफ़ी अच्छा है। आगे बात करेंगे हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम की। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है बैचलर ऑफ आर्ट्स का, यानी बीए जिसको कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके थ्रू आप जो बनेंगे उसको कहा जाता है आईएएस और पीसीएस। हाँ जी, आईएएस और पीसीएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको हेल्प करेगा वो आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये कोर्स है वो हमें बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से दे सकता है, यानी आप यहाँ पर डीप नॉलेज ले सकते हैं। जैसे इस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे तो 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, पर आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ही चूज़ करने पड़ते हैं और उनसे ही आप बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि कोई बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से बीए कर रहा है तो उसके पास यही 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे लास्ट तक, ठीक है ना। फिर उसे हिंदी, इंग्लिश और किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं होगा, आपको 3 सब्जेक्ट इसमें से ही चूज़ करने पड़ते हैं। ये यूज़फुल रहता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छा आपके पास ऑप्शन रहता है और यहाँ पर आपको काफ़ी समय मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। आगे बात करेंगे हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम की। देखिए, कॉमर्स वाले बच्चे अधिकतर बीकॉम करते हैं, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये एक बहुत ही अच्छा और कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहता है। इकोनॉमिक्स रहती है इसमें, पर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बैंकिंग, मार्केटिंग और प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं या आप बिजनेस में करना चाहते हैं अपना खुद का, तो आपको बीकॉम करना चाहिए। बीकॉम करने से ये होगा कि आप जितने भी बही खाता टाइप की जो जितनी मैथ्स होती है वो सब आपको इसमें मिलेगी, है ना। और इसकी ड्यूरेशन भी 3 साल की होती है और ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स रह सकता है। पर बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये है कि कोर्स तो चलो ठीक है सर, कोर्स ये है, पर हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा। विच कोर्स इज़ बेस्ट फॉर मी। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि आप अपने में से कौन सा कोर्स करना चाहेंगे, तब अभी भी वो कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है। तो आइए अब लोग बात करेंगे प्रोफेशन को लेकर। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है तो टीचर बनने के लिए क्या क्या उसको करना चाहिए और वो क्या कर सकता है, देखते हैं।
इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आप टीचर बनने के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए। या तो ग्रेजुएट का मतलब यहाँ पर है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो सकते हैं, या तो आपने बीएससी की, बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीटेक किया हो या बीसीए किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये आपकी स्टेप नंबर 1 है टीचर बनने के लिए। उसके बाद ये है कि आप बीएड करें या बीटीसी करें, इन दोनों में से आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीटीसी होता है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए, इसका दूसरा नाम जो है डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीटीसी की बात यह है कि बीटीसी जो लोग करते हैं वो 1 to 5 यानी कि प्राइमरी सेक्शन में ही पढ़ा सकते हैं, पर बीएड को हायर लेवल के लिए भी अलाउ किया गया है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, बीटीसी और बीएड आप नहीं करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन भी नहीं करना चाहते हैं, तो 12th के बाद आपके पास एक ऑप्शन है बीएलएड का, पर इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है टीचर बनने के लिए। अगर आपको ये चीज़ कंफर्म है कि आपको टीचर ही बनना है, आप टीचर ही बनना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद बीएलएड को कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस ट्रेनिंग दोनों ही साथ में ही कराई जाती हैं, पर इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा और इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। खैर, अगर आप ग्रेजुएट करें, बीएड भी करें, तो तीसरी स्टेप जो होगी वो आपको क्वालिफाई करना होगा टेट और सीटेट। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब टेट और सीटेट में क्या अंतर है सर? देखिए, अगर आप किसी स्टेट की जॉब चाहते हैं टीचर के लिए, तो आप उस स्टेट का टेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो अपना स्टेट जो है अपना इंडिविजुअल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है। पर अगर आप केवीएस में नौकरी करना चाहते हैं या आप अदर स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यूपी का हूं और मैं राजस्थान में नौकरी करना चाहता हूं, तो मुझे या तो राजस्थान का टेट क्रॉस करना होगा और या तो फिर मुझे सीटेट क्रॉस करना होगा। जो सीटेट क्रॉस कर लेते हैं बंदे, उनके लिए फ़ायदा ये है कि वो हर जगह एलिजिबल है, मतलब वो ऑल इंडिया किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और टेट की जो वैलिडिटी होती है वो 7 ईयर की होती है, जबकि टेट की वैलिडिटी ओनली 5 ईयर्स की रहती है। तो ये एक एलिजिबिलिटी कोर्स है, ये भी आपको मतलब ये मैंडेटरी है, ये तो आपको करना ही है। और स्टेप 4 होती है आपकी सुपर टेट। सुपर टेट का ऐसे कह सकते हैं कि जब वैकेंसी आती है तब ये एग्ज़ाम आपका कराया जाता है, इसको नाम दिया गया है सुपर टेट का। ये भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इसकी मेरिट्स जो होती है यानी कि कट ऑफ जो है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है, वो एग्जामिनेशन पे डिपेंड करेगी, इसका कोई फिक्स नहीं है। पर सीटेट और टेट में ये फिक्स है कि आपको 90+ मार्क्स गेन करने हैं। फिर स्टेप 5 रहती है कि मेरिट बनना। अब सब जितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनकी मेरिट बनेगी और टॉप मोस्ट बच्चे इसमें से सिलेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 5000 सीटें हैं और पहली, तीसरी और चौथी स्टेप जो है क्रॉस करके आ रहे हैं 11000 बच्चे, तो उसमें से जो 10000 बच्चे टॉप के थे उनको ही सिलेक्शन मिलेगा और 1000 बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये टीचर बनने की पूरी प्रोसेस रहती है। थोड़ा टीचर के बारे में जानेंगे कि टीचर कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है प्राइमरी टीचर जो कि 1 to 5 ही पढ़ा सकता है, यानी 1 से 5 क्लास के बच्चे को ही वो पढ़ाएगा और उसके लिए ये जरूरी है कि वो तो बीएड करा हो या बीटीसी करा हो। फिर आते हैं जूनियर टीचर जो 6 to 8 क्लास के बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी आप बीएड करे हो या बीटीसी करे हो। बीटीसी वाले जो पहले हैं वो जॉब लेते हैं प्राइमरी सेक्शन में और फिर प्रमोट होकर जूनियर टीचर बन जाते हैं। पर बात की जाए अगर टीजीटी की, तो जैसे कि जो 9th और 10th को पढ़ाते हैं टीचर्स, वो फिर बीएड ही करे होंगे तभी मान्य होगा। बीटीसी वाले इसमें इस सेक्शन में लाई नहीं करते हैं। ऐसे ही टीचर होते हैं पीजीटी के जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। इनमें आपको बीएड करना होगा और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना होगा उस रिलेटिव सब्जेक्ट से। जैसे कि अगर फिजिक्स में जॉब निकली है तो आपको बीएड होना चाहिए और आप एमएससी विद फिजिक्स होने चाहिए। अगर बात करें प्रोफेसर बनने की तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और नेट या गेट को आप क्वालिफाई करे होने चाहिए। इसमें बीएड जरूरी नहीं होता है। तो ये सारे टीचर्स की कैटेगरी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग करेंगे अगर आपको डॉक्टर बनना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं 12th के बाद, तब आप क्या करें? देखिए, 12th के बाद अगर आप डॉक्टर बनना है तो आप या तो ग्रेजुएशन करे हो बीएससी के साथ, यानी आपके बीएससी में बायो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो पीसीबी ग्रुप हो या जेडबीसी ग्रुप हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नीट का एग्जाम 12th के बाद निकालें। मतलब अगर आप 12th करे हुए हैं और आपको डॉक्टर बनना है तो या तो आप पहले ग्रेजुएशन कर लें बीएससी के साथ, उसके बाद आप डॉक्टरी में जाएं, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक नीट का एग्जाम 12th के बाद ही दे सकते हैं। पर ये आपकी कंडीशन है कि आपको 12th में आपके पास बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। मैथ वाला स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक, नीट का एग्जाम होता है और एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है 13 सितंबर को। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि नीट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है, पर इजी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें प्रिपरेशन बच्चे को काफ़ी करनी पड़ती है।
इसमें जो है 180 क्वेश्चंस रहते हैं और ईच जो है 4 मार्क्स का रहता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। पर बहुत ही अच्छा पेपर आता है, अगर आप तैयारी सही से कर रहे हैं तो आप इसको बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं। पर यहाँ पर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये एग्ज़ाम भी अब टफेस्ट एग्जाम में से गिने जाने लगा है। तो इसके लिए जो 180 क्वेश्चन है, इसमें 90 क्वेश्चन आपके बायो के रहने वाले हैं और 45 फिजिक्स केमिस्ट्री के रहेंगे। यानी आपका बायो पर एक अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमें अगर इंजीनियर बनना हो तो जैसा कि मैंने बताया आपको बीटेक करना कंपलसरी है। बीटेक आप जेईई के थ्रू कर सकते हैं या एक स्टेट एग्ज़ाम के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेज का आपके पास ऑप्शन है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता है। इसमें पैसे भी खर्च हैं और आपकी उतनी अर्निंग भी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए स्टेप 1 रहती है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अच्छा, बीकॉम के आगे प्लस का साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि बीकॉम वाले के लिए थोड़ा इजी रहता है बैंकिंग के एग्ज़ाम को क्रैक करना। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही होता है ये। इसमें बीकॉम वाले बच्चों को फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि वो बीकॉम में वो बच्चा पढ़ चुका होता है, उसको वो चीज़ पहले से आती होती है। जैसे पीएससी वाला अगर बैंकिंग में जा रहा है तो उसको थोड़ा बीकॉम वाले से वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, मतलब बीकॉम के सिलेबस से भी वो चीज़ों को उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और स्टेप 2 रहती है इसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो होता है वो IBPS के थ्रू हो सकता है या SBI के थ्रू हो सकता है या कोई प्राइवेट सेक्टर की बैंक जैसे HDFC है, ICICI बैंक है। तो ये बैंकिंग भी अपने आप प्राइवेट एग्ज़ाम मतलब अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम करा लेती है, तो उसके थ्रू आप बैंकिंग में जा सकते हैं। कई बैंक में इंटरव्यू होता है और किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं भी होता है। तो क्लर्क अगर आप बनना है तो वहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, पर अगर आप PO बनना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू को फेस करना पड़ सकता है। ये बैंक्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और अलग उनके फिनोमिनाज हैं कि वो किसके अकॉर्डिंग अपनी जॉब दे रहे हैं आपको, पर आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपकी बात करें कि हमें भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी भी सेक्टर में हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तब आपको क्या करना चाहिए। तब के लिए बात यह है कि देखिए, आप या तो ग्रेजुएशन करें हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करें हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है, वो आपकी अलग बात है कि आप किधर से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपको है फिर कंपटीशन एग्जाम को फेस करना ही पड़ेगा। जैसे SSC हुआ, UPSSC हुआ, UPPCL हुआ, UPPCL और IBPS, ये अपने जो है एग्ज़ाम्स कराते रहते हैं और इन्हीं एग्ज़ाम्स के थ्रू आप जो है गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। अच्छा, मैं अगर राजस्थान रहता हूँ तो वहाँ के RSSM में कराता है ना, RS यानी राजस्थान स्टेट मिनिस्ट्री, इस तरीके से करके वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे एग्ज़ाम्स को देखती है। और कुछ जो ऑफिस वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी मांगते हैं, उन्हें कुछ जैसे O लेवल चाहिए होता है, किसी में SSC मांगते हैं, वो अलग बात है, वो सब आपको बाद में देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं 12th के बाद, तब ग्रुप A और B ऑफिसर रैंक के लिए आपको क्या करना होगा। इनमें आते हैं जैसे DM, SDM, ADM, SP, DYSP। अगर आप ये बनना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टेप जो होगी वो होगी आपकी ग्रेजुएशन, मतलब आप ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो सकते हैं। और दूसरी स्टेप होती है UPSC का एग्ज़ाम या UPPCS का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होगा। और इस एग्ज़ाम में भी 3 चीज़ें आती हैं, एक तो प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 एग्ज़ाम आपको फेस करने होंगे। इन 3 एग्ज़ाम में आप अच्छा गेन करते हैं, उसके बाद फिर मेरिट बनती है और टॉप मोस्ट बच्चे सेलेक्ट होके सिविल सर्विसेज में जाते हैं। अगर आप ग्रुप B में जाना चाहते हैं, जैसे कि CBI या इनकम टैक्स ऑफिसर या आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश वगैरह में आपने देखा होगा कि राजदूतों के साथ ऑफिस में वर्क करने वाले लोग होते हैं वो, या आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप अपना काम करना चाहते हैं या रेलवेज़ की अच्छी पोस्ट आप चाहते हैं, तो भी आपके लिए स्टेप 1 यही रहेगी कि आप ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा स्टेप जो रहता है वो आपको SSC CGL एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। यहाँ पर भी 3 फेज़ होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू की, ठीक है ना। प्री, मेंस, इंटरव्यू तो आपको यहाँ पर भी देना ही पड़ेगा। ये एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ होता है और इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें इंग्लिश और मैथ का ज़्यादा रोल रहता है। अगर इन सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड है और आपके हाथ में स्पीड है तो आप इन एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। पर यहाँ पर प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को ही आपको फेस करना ही पड़ेगा। और ग्रुप C की बात की जाएगा तो लोअर डिवीज़न क्लर्क बनना है या आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है या पोस्टल असिस्टेंट, या जो आपने देखा होगा ऑफिस में बैठते हैं उनको कहा जाता है लोअर डिवीज़न क्लर्क। अगर आप ये बनना चाहते हैं किसी भी ऑफिस में तो इसके लिए स्टेप 1 ये है कि 10th + 2 होना चाहिए, यानी कि अगर आप 12th करे हुए हैं तो आप आज भी एलिजिबल हैं
इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसकी दूसरी स्टेप ये है कि एसएससी सीएचएसएल का एक एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको 3 फेज मिलते हैं, प्री, मेंस और टाइपिंग। टाइपिंग कुछ ही में होती है, कुछ जॉब्स के लिए टाइपिंग भी नहीं होती है। सिर्फ प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम आप क्रैक करने पड़ते हैं, तब आप जो है ये लोअर डिवीज़न क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली जॉब्स को ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जिस स्ट्रीम के हैं उसी स्ट्रीम में आपको आगे बढ़ना चाहिए, और अगर आप सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तब फिर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको बात समझ में आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकता हूँ। थैंक यू।